हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक टाइम ट्रेवल कोरियन ड्रामा। इसके 2 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है या आई बटन पे क्लिक करके भी वो दोनों पार्ट देख सकते हो। उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करना। तो थर्ड पार्ट की स्टार्टिंग में हम ओक्युन को हानबी की घर की तरफ भागते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हानबी अभी तक रो रही होती है। तभी उसको ओक्युन का मैसेज आता है कि मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, तो प्लीज 2 मिनट के लिए मुझसे आके मिल। हानबी इसे इग्नोर कर देती है। फिर ओक्युन लिखता है कि जब तक तुम मुझसे आके नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। यह पढ़कर हानबी ओक्युन से मिलने जाती है और ओक्युन से कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था मेरा पीछा मत कर और मेरे मामलों में टांग मत अड़ा। इस पर ओक्युन बोलता है कि मैं भी तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं आज से तुम्हें बहुत परेशान करने वाला हूँ और तुम्हारा पीछा करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी ही वजह से अपनी लाइफ जी रहा हूँ। अगले दिन हानबी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर जिनस्यूक आया हुआ होता है। जिनस्यूक को देखकर हानबी बहुत खुश होती है। जिनस्यूक उसे कल के लिए सॉरी बोलता है और वो कहता है कि क्या ओक्युन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम दोनों की जोड़ी काफी जमती है, क्योंकि तू भी अजीब है और वो भी अजीब है। फिर हम फ्लैशबैक से देखते हैं कि ओक्युन जिनस्यूक से मिलने गया था और उसी के कहने पर जिनस्यूक हॉस्पिटल आया है। इसके बाद हानबी अपनी बेस्ट फ्रेंड का मेकअप करती है और जिनस्यूक को उससे मिलने के लिए भेजती है। जिनस्यूक उसके लिए एक सॉन्ग सिंग करता है। हॉस्पिटल के बाहर हानबी देखती है कि ओक्युन भी यहीं पर है और वो हानबी से छुपने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हानबी उसे पकड़ लेती है। ओक्युन इस पर बोलता है कि मैंने वैसे भी तुम्हें कल कहा था कि मैं तुम्हारा पीछा करने वाला हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। हानबी उसे थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर हानबी के डैड आ जाते हैं और वो हानबी को कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की मॉम तुम्हारे बारे में कितना गलत बोल रही है और वो अपनी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार तुम्हें ही बता रही है, फिर भी तुम हॉस्पिटल आती हो। हानबी इस पे बोलती है कि अगर सबकी वजह मैं ही हूँ तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। इस पे गुस्सा होकर हानबी की डैड उसे झापड़ मार देते हैं और हानबी गुस्सा होकर हॉस्पिटल के बाहर चली जाती है। ओक्युन भी उसके पीछे पीछे जाता है। ओक्युन हानबी की चोट पर दवाई लगाता है। हानबी कहती है कि अब प्लीज तू मेरा पीछा मत करना। फिर भी ओक्युन हानबी का पीछा करता है। हानबी अपने घर में चली जाती है। ओक्युन उसके डैड को समझाते हुए कहता है कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या आपको याद है आपने लास्ट टाइम कब अपनी बेटी से प्यार से बात की थी? ओक्युन की ये बातें सुनकर हानबी के डैड को भी हानबी के लिए बुरा लगता है। ये सब हानबी ऊपर से देख रही होती है। अगले दिन ओक्युन स्कूल में हानबी को ही देख रहा होता है। उसके साथ बैठे बुलियस केमिकल को मिक्स कर रहे होते हैं। ओक्युन को याद आता है कि पिछली बार भी ये बुलियस इसी तरह केमिकल को मिक्स कर रहे थे, तभी आग लग गई थी। बुली गैंग के लीडर ने फायर ब्रिगेड से आग को बुझाई थी और बाद में फायर ब्रिगेड को उसकी तरफ चला दिया था। और जब मैं कपड़े चेंज करने गया था तभी ये बुलिस मेरे कपड़े लेके भाग गए थे। यही सब याद करके ओक्युन बुलिस को केमिकल के साथ खेलने से मना करता है, क्योंकि इससे आग लग सकती है। बुलिस भी ओक्युन की बात सुनते हैं और केमिकल से खेलना बंद कर देते हैं। तभी हानबी की टेबल पर आग लग जाती है और बुलिस फायर ब्रिगेड से आग को बुझाते हैं। फिर वो फायर ब्रिगेड को ओक्युन की तरफ छोड़ देते हैं। ओक्युन तो हट जाता है, लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड पर फायर ब्रिगेड जाके लगती है और वो फ्रेंड अपने कपड़े चेंज करने के लिए टॉयलेट में जाता है। ओक्युन बाहर खड़ा होता है और वो सोचता है कि इस इंसिडेंट के बाद मैं सुसाइड करने के लिए छत पर गया था और वहाँ पर ऑलरेडी हानबी थी। इसका मतलब हानबी भी सुसाइड करने के लिए वहाँ पर थी। यह सोचकर ओक्युन छत की तरफ भागता है। छत पर जाकर वो रूफ की बाउंड्रीज पर खड़ा हो जाता है। हानबी उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें चोट भी लग सकती है। इस पर ओक्युन बोलता है कि फिर तुम्हारा क्या, तुम क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हो? हानबी रोते हुए बोलती है तू प्लीज यहाँ से चला जा। ओक्युन बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे कितना बुरा लगता है? वो कहती है आज मेरी गलती की वजह से मेरी 2 फ्रेंड यहाँ पर नहीं है, फिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मुझे भी मर जाना चाहिए, क्योंकि मैं ही उन दोनों को नूडल्स खाने के लिए लेके गई थी। इस पे ओक्युन बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हें कम से कम मेरे लिए तो जीना होगा जैसे मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ। और ओक्युन उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ ओक्युन के बेस्ट फ्रेंड को लग रहा होता है कि बाहर ओक्युन खड़ा है और वो बुलिस की खूब बुराई करने लगता है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर बुलिस होते हैं। बुलिस उसको परेशान करने के लिए उसके कपड़े छीन लेते हैं और वो बिना कपड़ों के ही स्कूल में भाग रहा होता है। उसको देखकर ओक्युन भी उसके पीछे जाता है और हानबी भी उसके पीछे जाती है। बेस्ट फ्रेंड रोते हुए बोलता है कि पूरे स्कूल में मेरी बेइज्जती हो गई है, अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे जीना चाहिए। हानबी उसे चुप कराते हुए बोलती है कि जितना बुरा तुम्हें लग रहा है उससे कई ज्यादा बुरा मैं उन्हें महसूस करवाऊंगी। यह सब देखकर ओक्युन समझ जाता है कि मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, जो होना है वो होके ही रहेगा, बस मैं पर्सन को चेंज कर सकता हूँ। और वो भागते हुए बुलिस के पास जाता है और बुलिस के लीडर की पैंट नीचे करता है और अपने दोस्त का हाथ पकड़ के वहां से भागने लगता है। आगे जाकर वो अपने दोस्त का हाथ छोड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हानबी गलत समझे, जैसा कि उसने पिछली बार समझा था। फिर ये तीनों हंसने लगते हैं। इसके बाद ये तीनों साथ में घूमने जाते हैं और वहाँ पर एंजॉय करते हैं और हम यहाँ पर ओक्युन के बेस्ट फ्रेंड और उसकी बहन को साथ में देखते हैं। इसके बाद हानबी ओक्युन से पूछती है कि आखिर तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? इस पे ओक्युन बोलता है कि ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि वो उसे नहीं बता सकता कि ये हिम्मत उसमें 10 साल के बाद आई है। रात में हानबी अपनी डायरी में लिखती है कि मुझे लग रहा है मैं ओक्युन को पसंद करने लगी हूँ।
यह सब दूसरी तरफ ओकिन पढ़कर हंस रहा होता है। सुबह हानबी देखती है कि उसके डैड उसके लिए कुकिंग कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तू मेरी बेटी है। यह सुनकर हानबी बहुत खुश होती है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद वो पीछे से आकर अपने डैड को हक कर लेती है। फिर हानबी और ओकिन साथ में घूमने के लिए जाते हैं और हानबी यहाँ पर ओकिन को बाथरूम का बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी हानबी के कॉल पर किसी का कॉल आता है और ओकिन याद करता है कि इसी दिन हानबी को किसी का कॉल आया था और वो उदास होकर वहाँ से चली गई थी। ओकिन कॉल पिक करता है जो कि हॉस्पिटल से होता है। नर्स बोल रही होती है कि अगर दायोन यानी हानबी की बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी हुआ तो तुम इसके लिए तैयार रहना, क्योंकि दायोन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओकिन सोचता है कि इसी रीजन की वजह से हानबी ने सुसाइड की होगी और यह बात हानबी को किसी भी हाल में पता नहीं चलनी चाहिए। इसीलिए वो हानबी के साथ सेल्फी खींचने के बहाने फोन को रिवर में गिरा देता है और हानबी को सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा ही नया फोन लाके दे दूंगा। और वो हानबी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और फाइनली 10 साल बाद वो उसे बटरफ्लाई क्लिप गिफ्ट करता है और यहीं पर इनकी फर्स्ट किस होती है। जब ओकिन घर पहुंचता है तो हानबी की डायरी चमकने लगती है जिसमें वो ओकिन के साथ फर्स्ट किस वाली बात लिखती है। फिर ओकिन सोचता है कि कल ही वो दिन है जब हानबी ने सुसाइड की थी। रात में हानबी को हॉस्पिटल से कॉल आती है और सुबह हम हानबी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसकी फ्रेंड की डेथ हो गई है और बेस्ट फ्रेंड की मॉम इसके लिए हानबी को भला बुरा कह रही होती है। जब ओकिन स्कूल आता है तो हानबी को स्कूल में नहीं देखकर वो सब कुछ समझ जाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। दूसरी तरफ हम हानबी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल की छत पर खड़ी होती है। तभी उसको ओकिन का कॉल आता है। वो कहता है कि प्लीज मेरा वेट करना और अपने साथ कुछ भी गलत मत करना, क्योंकि अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा। इस पे हानबी कहती है कि मैंने भी अभी सुसाइड करने की कोशिश की थी लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि मैं भी अब तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और वो ओकिन से पूछती है कि तू कहाँ पे है। फिर हम इन दोनों को सड़क के दो तरफ खड़े हुए देखते हैं। तभी उनकी तरफ एक कार आ रही थी और ओकिन सोचता है कि फाइनली वो टाइम आ ही गया जब हानबी की जान गई थी। मैं पास्ट को तो नहीं चेंज कर सकता, लेकिन हानबी की जगह मैं अपनी जान दे सकता हूँ। ये सोचकर वो कार की तरफ कूद जाता है और ओकिन का यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इस हालत में भी वो सोच रहा होता है कि फाइनली मैंने हानबी की जान बचा ही ली। फिर हम फ्यूचर का हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़की सुसाइड करने की कोशिश की वजह से हॉस्पिटल में आई थी, बट इस बार ओकिन की जगह हानबी होती है। फिर हम हानबी और ओकिन को साथ में देखते हैं जहाँ पर ओकिन 10 सालों से कोमा में है। हानबी ओकिन से कहती है कि जैसा कि तुमने बताया था वो लड़की आज हॉस्पिटल में आ ही गई। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि ओकिन ने हानबी के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा होता है कि मैं फ्यूचर से तुम्हारे लिए आया हूँ, और भी सारी बातें इसमें लिखी होती है। प्रेजेंट में हानबी ओकिन से कहती है कि मैं अपनी लाइफ को खुशी से जी रही हूँ जैसा कि तू चाहता था, अब बस तू भी जल्दी से उठ जा। फिर हानबी ओकिन को किस करके वहाँ से चली जाती है। तभी ओकिन आके खोलता है और स्माइल करता है। इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।